Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So, exercise number 5.2. We have already started the exercise 2 days before. This is exercise number 5.2 of your chapter number 5. Topic name is, you all know, arithmetic progression, right? कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, हाँ कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, उसी के बारे में चर्चा करनी है। तो इसके बारे में बाद में करेंगे। टेस्ट पेपर के बारे में लास्ट में बताना है क्या प्रॉब्लम है। कल जो होमवर्क दिए थे उसके बारे में बताओ, कितने क्वेश्चन थे होमवर्क में। एक तो ये वाला था, फिफ्थ का सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, राइट। और थर्ड का फर्स्ट भी था। अच्छा, थर्ड में भी तो कुछ थे। थर्ड का फर्स्ट पार्ट था और एक और था, है ना। फर्स्ट एंड थर्ड दो, तीसरा वो हो गया, और एक सातवां क्वेश्चन भी होमवर्क था। तो चार क्वेश्चन कल होमवर्क में दिए थे, उनका क्या स्टेटस है। हो गए चारों, यही का चारों क्वेश्चन हो गए होमवर्क के। क्यों बताओ, रीजन बताओ। नहीं करने से काम नहीं चलेगा। बताओ क्यों नहीं किए। याद ही नहीं रहा तो कल आप इन चारों क्वेश्चंस को 3 टाइम्स करके आओगे। पूरे सेशन में इतना अच्छे से याद रहेगा जितना और कुछ याद नहीं रहेगा। नहीं करके आना, अदरवाइज आई विल टॉक टू योर मदर। आइदर डू इट 3 टाइम्स टुमारो, और कल नहीं करके आया तो आई विल टॉक टू योर मदर। मेरे पास नंबर है, ठीक है। चार क्वेश्चन हैं, थ्राइस करने, हर एक क्वेश्चन थ्राइस करना। एक नहीं करा, 3 कर लिए, तो ये तो फिर आप गलत कह रहे हो कि याद नहीं आया। क्योंकि याद आते तो चारों आते, और नहीं आते तो तीनों ही नहीं आते। कौन सा नहीं किया, कौन सा नहीं किया बताओ जल्दी। इधर से देख के बताओ ना बेटा, कौन सा नहीं किया। सेवंथ वाला नहीं किया, उससे पहले के कर लिया। तो सेवंथ वाला 3 बार करके आना था, ठीक है, जो नहीं किया। चलो, हाँ इसी नोटबुक में। नहीं 3 बार, सब्जी मंडी की दुकान को ना नेगोशिएशन कर रहे हो। सही सही लगा दो भैया, 20 का क्या 15 का ही लगा दो। हाँ, बार्गेनिंग कर रहे हो क्या। 3 बार मतलब 3 बार। क्वेश्चन नंबर 6 रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को इंपॉर्टेंट मार्क करो पहले को ना। मतलब सॉल्यूशन वाइज बहुत इजी है, बट ये मीनिंग वाइज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द गिवन एपी। क्या मतलब है इसमें, क्या समझे क्वेश्चन से आप। बोलो, क्या समझ में आया क्वेश्चन। चेक करो कि -150 इस एपी में कोई टर्म है या नहीं है। जैसे इस एपी की 11 भी एक टर्म है, 8 भी एक टर्म है, 5 भी एक टर्म है, 2 भी एक टर्म है, इनफाइनाइट है तो और भी चलती जाएंगी। तो उन इनफाइनाइट टर्म्स में कहीं ना कहीं इसको भी स्थान मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये भी कोई टर्म बन के आएगी या नहीं आएगी, इतना चेक करके बताओ। क्वेश्चन समझ आया, ठीक है। समझ आया क्या, क्वेश्चन समझ आया कि चेक करके बताओ कि ये इसमें आएगी या नहीं आएगी। अच्छा, कॉमन सेंस से बताओ, एक पहली नजर में देखते हुए कि पॉसिबल है क्या भाई ये इसमें आ जाए कहीं ना कहीं। पॉसिबल तो है क्या, अच्छा पॉसिबल है। वो कॉमन सेंस कैसे लगाया देखते ही। बोलो बोलो बोलो। यस यस यस, वेरी गुड। ये एपी एक डिक्रीजिंग एपी है, चेक करो। 11 से 8 हो गई, 8 से 5 हो गई, 5 से 2 हो गई, तो डिक्रीजिंग एपी है। तो डिक्रीजिंग एपी है तो डिक्रीज होते 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 -150 बिल्कुल आ सकता है। आएगा नहीं आएगा वो तो चेक करेंगे। बट सपोज करो ये एपी में अगर मैं आपसे +150 मांगता, बोलो, अगर मैं कहता +150 इसकी टर्म होगी या नहीं होगी, देखते ही मना कर देते साहब नहीं होगी। क्योंकि जब एपी डिक्रीज हो रही है तो 150 कहां से आएगा उसमें। जब स्टार्ट ही 11 से हुआ है और डिक्रीज हो रही है तो 150 + 150 तो आने का चांस ही नहीं है। तो पहले तो ये कॉमन सेंस लगा लेना। उसके बाद आप कॉमन सेंस लगा लिया तो पॉसिबिलिटी यस या नो की बन गई, हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। तो कैसे पता करें, तो ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। हम क्या करेंगे, इस -150 का सीक्वेंस पता करेंगे। क्या करेंगे, -150 का सीक्वेंस पता करेंगे। सीक्वेंस पता करना मतलब वही एन की वैल्यू पता करना।
कि कौन से नंबर पे ये टर्म आएगी, ऐसे पता करें। अगर n एक वैलिड नेचुरल नंबर निकल के आया, फॉर एग्जाम्पल n निकल के आ गया 100, दैट मीन्स ये -150 100वें नंबर पे है। अगर n की वैल्यू 100 निकल के आ गई, दैट मीन्स -150 कौन से नंबर पे है, 100th नंबर पे है। अब 100th नंबर पे है तो उसकी टर्म है ना, है ना। पर मान लो कि नेचुरल नंबर नहीं निकल के आया, ऐसा निकल के आया 99.5 n की वैल्यू, तो 99.5 का मतलब ये हो गया कि 99th और 100th टर्म के बीच में आएगा, ये आएगा। तो बीच के टर्म्स की कोई जगह होती है क्या एपी में, या तो 99th टर्म होती है या फिर 100th टर्म होती है। तो अगर n एक नेचुरल नंबर आ जाए इसके सीक्वेंस निकालने के प्रोसेस में, तो भैया एपी की कोई ना कोई टर्म है, जो n आया वही वाली टर्म, और इनकेस नहीं आया तो फिर भैया तेरी इस एपी में कोई जगह नहीं, यानी n नेचुरल नंबर आना चाहिए इसको इस एपी की कोई टर्म में स्थापित करने के। समझ आया लॉजिक। अच्छा, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और बन सकते हैं। इस एपी की पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, इस एपी की पहली पॉजिटिव टर्म कौन सी होगी, इस एपी की पहली नेगेटिव टर्म, पहली पॉजिटिव टर्म का एवरेज क्या होगा, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर वैसे इजी है, लेकिन जब क्वेश्चन बनाने पे आ जाएगा कि मैं तगड़ा क्वेश्चन बनाऊंगा तो कुछ भी बना सकता है। आपको पूरी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज। तो अभी इस क्वेश्चन का तो क्रैक कर लिया ना अपन ने, अपन इसका सीक्वेंस निकाल लेते हैं। ए और डी तो एपी को देख के पता चल जाएगा, इसको ए एन मानना पड़ेगा। इसको क्या मानना पड़ेगा, ए एन, क्योंकि एन तो तब निकलेगा ना जब इसको ए एन मानेंगे। चार में से कंपोनेंट्स में से जनरल टर्म फॉर्मूला में तीन कंपोनेंट्स मिल गए, एक टर्म एक कंपोनेंट मिसिंग हो गया, एन की वैल्यू निकालो और चेक करो वेदर इट इज अ नेचुरल नंबर और नॉट। ओके, शुरू करें। ये द गिवन एपी इज, उससे पहले इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अब इंपॉर्टेंट मार्क करने का मतलब ये नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा। इंपॉर्टेंट मार्क करने का मतलब है कि ये जो पैटर्न हमने सीखा ना अभी चेक करने का, इस पैटर्न के क्वेश्चन जरूर से जरूर आएंगे। जैसे ही एपी हमको दिखती है मिही का, तो पहला काम हम क्या करते हैं, ए और डी निकालते हैं। ठीक है, ए एंड डी निकालेंगे तो ए क्या निकलेगा, A1, डी क्या निकलेगा, A2 माइनस A1। निकाल लो दोनों चीज फटाफट। तो A1 की वैल्यू क्या है 11, और 8 माइनस 11 करेंगे तो क्या मिलेगा, -3। कल क्यों नहीं आए थे, कल भी नहीं आए थे, आज भी लेट आए हो, कैसे डिले हो रहे हो, मार्क्स भी नहीं आए एग्जाम में। हम्म, 3 4 एग्जाम में टॉप कर लिया तो क्या बस हो गया काम, हो गई 10th बोर्ड क्लियर। तो फिर कैसे खरगोश की तरह तेज भाग के और रेस्ट कर रहे हो कि यहाँ जाए कछुआ मेरे बराबर, ये वाली कंडीशन हो रही है। थोड़ी सिंसियरिटी लूज कर रहे हो दिन, पकड़ के रखो। हम्म, डन। एओटी निकल गया। अब नाउ वी विल चेक, या वी विल फाइंड द सीक्वेंस ऑफ द टर्म, टर्म कौन सी है -150। सो अज्यूम कर लेंगे हम -150 को ए एन बी -150। अब ए एन का वही जनरल टर्म फॉर्मूला से इसको हम कर देंगे एक्सपैंड। क्या होता है ए एन का फॉर्मूला, जनरल टर्म फॉर्मूला, बोलो बोलो, आप बोलो। एन माइनस, ए एन का फॉर्मूला पूछ रहा हूं मैं, ये का जनरल टर्म फॉर्मूला जिस पर पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। हम्म, इक्वल टू -150 हो गया। अब इसमें से पुट करो वैल्यूज क्या क्या है, ए की वैल्यू है हमारे पास 11, एन तो मुझे पता करना है, डी की वैल्यू भी है मेरे पास -3। पहले किसको बेचते हैं एन निकालने के लिए, जब जब एन मिसिंग होता है तो क्या प्रोसीजर होता है, पहले किसको बेचते हैं, किसी को भी बेचते हैं, एन निकालना है।
ए को, तो ए क्या है 11, तो पहले 11 को भेजेंगे, तो 11 वहां पे पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो जाता है। सो -150 -11 की उसमें -161, करेक्ट। अब किसको भेजेंगे, डी, यानी कि -3 उधर जाके क्या बन जाएगा +3, बोलो, -3 उधर जाके +3 हो जाएगा। हाँ, डिवाइड में जाएगा और -3 का -3 ही रहेगा। अब इस पोजीशन पे ही पता चल गया है कि देखो ये इंटीग्रल वैल्यू नहीं मिली है। इस पोजीशन पे आपको हिंट मिल जाना चाहिए कि भैया एन नेचुरल नंबर नहीं आएगा, क्योंकि यही नेचुरल नंबर नहीं आ रहा। माइनस माइनस चलो प्लस हो गया, लेकिन 161 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कोई नेचुरल नंबर आएगा क्या, बोलो, नहीं आएगा। तो उसको 161/3 लिख के छोड़ दो, कट तो नहीं रहा। फिर हालांकि प्रोसेस पूरा फॉलो करेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे, वैलिड वैल्यू 161 डिवाइडेड बाई 3, -1 को +1 कर दिया, 3 एलसीएम ले लिया, तो 161 + 3 बन गया 3 हो गया, तो इट इज 164/3। क्या बना ये 164/3, और 164/3 को क्या लिख सकते हैं बताओ, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख के बताओ। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, और रिमाइंडर 2 बच गया, तो 54 2/3, यानी 54वें और 55वें टर्म के बीच में आएगा ये नंबर, कभी भी आएगा तो ना तो 54वें नंबर पे आएगा ना ही 55वें नंबर पे आएगा। 54 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, तो 54.6666 आ रहा है वैसे ही, है ना, तो उस जगह ही आएगा। तो ऐसी कोई टर्म हमने एपी में डिफाइन नहीं करी है कि 54.5 या 54.55, या तो 54वीं टर्म होगी या 55वीं टर्म होगी। तो क्या यहां से कंक्लूजन निकला कि एन नेचुरल नंबर, हाँ, इसलिए किया ताकि थोड़ा अंदाजा लगे कि ये टर्म अगर आएगी तो कहां से कहां के बीच में आएगी। जैसे 54 पूरा मिला और 2/3 फ्रैक्शनल पार्ट मिला, तो यानी 54th और 55th टर्म के बीच में ही आएगी। हालांकि उसने नहीं पूछा, बट मेरी पर्सनल नॉलेज के लिए करा कैसे, 164 को 3 से डिवाइड करा ना, 3 5 जा 15, रिमाइंडर बचा 1, 1 और 4 14, 3 4 जा 12, 14 में से 12 गया तो रिमाइंडर बचा 2 डिवाइडेड बाय 3। ये क्वोशंट, ये रिमाइंडर, ये डिवीजर, क्वोशंट इंटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर कर दें तो ये डिविडेंड वापस मिल जाएगा 164। ठीक है, तो कंक्लूजन हो जाता है मेरा हेयर n इक्वल टू 54 2/3 is not a natural number, is not a natural number, so -150 is not a term of the given AP, is not a term of the गिवन एपी। ये हो गया कंक्लूजन। और अगर ये नेचुरल नंबर आ जाता तो मैं लिख देता यस इट इज अ टर्म ऑफ द गिवन एपी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेरी इजी। तो क्वेश्चन समझने की देरी है, बाकी देखो सवाल है कितने सरल, मतलब सॉल्यूशन पार्ट कितना सरल है, वही कोई काम बार बार काम रिपीट कर रहे हैं। कोई ए एन रख रहे हैं, ए डी निकाल रहे हैं, एन निकाल रहे हैं, भाई सॉल्यूशन पार्ट में कुछ नया नहीं मिल रहा, सॉल्यूशन पार्ट में कुछ भी नया नहीं मिल रहा। हाँ, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन चेंज हो रही है तो मीनिंग समझो सवाल का, फिर अल्टीमेटली तो वो जनरल टर्म फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जा रहा है। कोई भी क्वेश्चन उठा रहे हैं अल्टीमेटली एक ही जगह जाके पहुंच रहा है, शुरू कहीं से भी करो खत्म एक ही जगह हो रहा है। सेवन वाज गिवन एज होमवर्क, चलते हैं 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन भी होमवर्क में मार्क करना, भी बता देता हूं कैसे होगा। 7 6 उसकी 7 की तरह ही है, और इसका नजर लगे कि जो 7 एक ही क्वेश्चन है। ओवर, ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा मैंने, 7 तो होमवर्क था ही सही, 8 भी होमवर्क मार्क करो। 8 को मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, अभी ब्रीफ करने के बाद ये बिल्कुल 7 की तरह बन जाएगा। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी में कुल कितनी टर्म्स हैं, 50। उसकी थर्ड टर्म ये है और उसकी लास्ट टर्म ये है, तो थर्ड टर्म को आप A3 लिख सकते हो, बोलो A3 की वैल्यू क्या है 12। अब लास्ट टर्म वैसे तो नहीं पता चलती, पर इसने शुरू में ही कह दिया ना 50 टर्म्स, तो लास्ट टर्म 50 भी होगी।
हाँ, अगर इसको छुपा लूं, अब लास्ट टर्म की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कुछ इंफॉर्मेशन अभी मिसिंग हो जाएगी। या तो वो सीधे सीधे कह देगा 50वीं टर्म है, पर उसमें घुमा फिरा के कहा, बोल रहा आ गया 50 टर्म है और आखिरी टर्म है, तो भाई सीधे सीधे कह 50वीं टर्म है। समझ आएगा क्या जो मैंने कहा? समझ आया जो मैंने कहा? कि या तो सीधे सीधे कहते भैया 50वीं टर्म है, नहीं सीधे सीधे नहीं कहना, उसको तो घुमा फिरा के कहना है। उसने क्या कहा, टोटल 50 टर्म है और आखिरी टर्म ही है। बात तो वही हो गई ना, लास्ट टर्म क्या हो जाएगी मेरी 850, 50वीं टर्म कितनी है वो सोचे। यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी a प्लस डी बराबर 12, वहां से दूसरी इक्वेशन बन जाएगी a प्लस 14d बराबर 106। दो वेरिएबल में दो इक्वेशन, बोलो। तो क्वेश्चन नंबर 7 की कॉपी पेस्ट हो गया। 7 में तो दो टर्म्स गिवन थी, अभी भी दो टर्म्स गिवन हो गई। ए और डी निकाल लेंगे हम यहां से। जैसे ए और डी निकलेगा उसको हम 29th टर्म में पुटअप कर देंगे, जो उसने पूछी फाइंड द 29th टर्म है। दैट मीन्स आपको A29 निकालना है, यानी A प्लस 28D आपको निकालना है। ए और डी इसमें पुटअप कर हो जाएगा। सेवंथ वाले में दोनों टर्म्स, दो टर्म्स गिवन है, 11th टर्म गिवन है, 16th टर्म गिवन है। 11th टर्म मतलब A11 गिवन है, 16th टर्म मतलब A16 गिवन है। इन दोनों से ए और दो इक्वेशन बना के A और D आ जाएगा। ए और डी को हम 31st टर्म यानी A31 डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी अगेन दो इक्वेशंस बनेंगी, बट क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। देखो इधर देखो, सेवंथ और नाइन्थ में सिमिलैरिटी देखो पहले। सेवंथ और नाइन्थ में सिमिलैरिटी क्या है? सेवंथ में दो टर्म्स गिवन है, बोलो। तो क्या हुआ, नाइन्थ में भी दो टर्म्स गिवन है। देखो थर्ड टर्म 4 है, नाइन्थ टर्म 8 है। तो सिमिलैरिटी तो ये हो गई कि दोनों में दो टर्म्स गिवन है, दोनों में दो दो टर्म्स गिवन है। अब अगर दो टर्म्स गिवन है तो ए और डी की दो दो इक्वेशंस बन जाएंगी दोनों में ही, और दोनों में ही उनको लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके ए और डी निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 में भी साहब हमने ए और डी निकाल लिया था, और क्वेश्चन नंबर 9 में भी हम ए और डी निकाल ही लेंगे। ये तो हो गई सिमिलैरिटी। अब ये ए और डी निकालने के बाद इसमें 31st टर्म पूछी थी, लेकिन इसमें ए और डी निकालने के बाद विच टर्म पूछ लिया ना, उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन से नंबर की टर्म होगी जीरो। यानी कि ए और डी निकालने के बाद ये 31 यहाँ पे एन था, और यहाँ पे ए और डी निकालने के बाद ये जीरो यहाँ पे टी एन है। मतलब विच टर्म से सवाल हो रहा था, एन किसकी होगा। तो वहां पे ए एन सिंह था और एन गिवन था, यहाँ पे ए एन गिवन है और एन मिसिंग है। और ए और डी को दोनों में निकल जाएगा, तो दोनों ही इक्वेशंस में तीन तीन कंपोनेंट्स निकल गए। उसमें ए डी और एन गिवन हो गया और ए एन मिसिंग हो गया। इसमें ए डी और ए एन गिवन हो गया और एन मिसिंग। समझ आया? क्लियर है? चलो इसको करते हैं। समझ में आ गया ना, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। चलो तो पहले तो जो गिवन है वो लिख देते हैं। Here it is given that for an AP, here for an AP it is given that for an AP it is given that एक तो गिवन है थर्ड टर्म, एक गिवन है एट्थ टर्म। थर्ड टर्म, थर्ड टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, A3। कितनी गिवन है A3? रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। रेस्पेक्टिवली का मतलब पहले को पहले से जोड़ो, दूसरे को दूसरे से जोड़ो। तो 4, पहले को 4 के इक्वेट करो। एंड थर्ड टर्म के बाद नाइन्थ टर्म भी गिवन है, और नाइन्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं हम, A9। वो उसकी वैल्यू क्या गिवन है, -8। फाइन। अब दोनों को हम एक्सपैंड करते हैं। सो A3 को एक्सपैंड करेंगे तो क्या बनेगा, A प्लस 2D इक्वल टू 4, और A9 को एक्सपैंड करेंगे तो क्या बनेगा, A प्लस 8D इक्वल टू माइनस का 8। फाइन। अच्छा 3 में 3 आएगा, फिर n-1 वाला लॉजिक कहां गया। n-1 करते हैं ना बेटा, इधर जो होता है उसमें से एक कम करते हैं ना। an का फॉर्मूला क्या है, तो A प्लस 8D इक्वल टू -8। ठीक है, सो दीज आर द टू इक्वेशंस। इन दोनों को सॉल्व करके निकालना है हमको A और D, जो कल से निकाल रहे हैं हम। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 कैसे निकालेंगे, वही 2 में से 1 को घटा दें, सीधे सीधे आ जाएगा D। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2।
इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर रहे हैं हम। तो a माइनस एक खतर कैंसिल आउट हो गया। 8d माइनस 2d कितना होता है 6d, राइट। और -8 - 4 कितना होता है -12। तो d की वैल्यू यहां से सॉल्व हो जाती है -12/6, दैट कम्स आउट टू बी -2। फाइन। 8d में से 2d गया तो 6d आया ना, ठीक है। सो d आ गया -2, इसको इक्वेशन 1 में पुट अप कर दो तो वहां से a आ जाएगा। नाउ पुटिंग d इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1 वी गेट इक्वेशन 1। क्या है इक्वेशन 1? a+2d। सो a+2d की वैल्यू क्या पुटअप करनी है -2 इक्वल टू आगे क्या है 4। तो ये a 2 इंटू -2 होता है -4। तो a आ जाता है यहाँ पे 4 और -4 उधर जाके +4, दैट मीन्स 8। तो d और a क्लियर हो गए। जैसा कि मैंने कहा था दो टर्म्स गिवन है तो दो इक्वेशंस बन के a और b तो क्लियर हो जाएगा। पिछले तीनों चारों सवालों में ऐसे ही हो रहा है। ये ऐसा कैसा ही काम करना है, सेवंथ में भी इतना तो करना ही है ना। बट अब उसमें 31st टर्म पूछी है और इसके पूछा है कौन सी टर्म की। ठीक है, एओडी आ गया। अब क्वेश्चन क्या है कि कौन सी टर्म जीरो है। तो जीरो का सीक्वेंस पता करना है आपको एक तरीके से। तो जीरो का सीक्वेंस पता करने के लिए जिसका भी सीक्वेंस पता करना होता है उसको एन से इक्वेट कर दिया जाता है और एन निकाल दिया जाता है। नाउ टू फाइंड द सीक्वेंस, या वी विल फाइंड द सीक्वेंस, जैसे पिछले क्वेश्चन में सीक्वेंस निकाला। टू फाइंड द सीक्वेंस ऑफ द टर्म जीरो, ऑफ द टर्म जीरो, लेट क्या कर लेंगे ए एन को जीरो मान लेंगे। लेट ए एन बी जीरो। एक्सपेंड करो ए एन का फॉर्मूला a+n-1 इंटू डी इक्वल टू 0। पुट करो वैल्यूज। ए की वैल्यू क्या निकाली हमने पीछे से 8 और डी की क्या थी -2, -2 थी। ठीक है, तो वही पुराना प्रोसेस, 8 को उधर भेजो पहले। सो इट इज n-1 इंटू -2। 8 उधर जाता है 0 -8 हो जाता है, दैट मीन्स -8 हो जाता है। और n-1 की वैल्यू आ जाती है -8 से -2 डिवाइड कराएंगे तो बनेगा 4। अब देखो यही पता चल जाता है नेचुरल नंबर आ गया नहीं है, तो ये नेचुरल है तो +1 करने से भी नेचुरल ही आएगा। n इक्वल टू 4 + 1 दैट मीन्स 5, यानी फिफ्थ टर्म हो जाएगी हमारी 0। ठीक है, हेंस फिफ्थ टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 0। ये कंक्लूजन हो गया। कई बच्चों ने पिछले टेस्ट में वो √2√7 वाला सवाल भी पूरा नहीं किया, जबकि देखो मैं कह रहा हूं भाई ये सवाल आएगा तो एटलीस्ट उसको तो सीरियस लेना। क्यों नहीं किया आधा, आधा ही क्यों छोड़ दिया। तो क्यों नहीं पढ़ के आए थे बेटा, टेस्ट में आए थे ना। और एक सवाल है, मैं आपको हिंट दे दूं कि कल ये बोर्ड एग्जाम में आएगा तो उसको पढ़ोगे नहीं क्या, उसको कभी भी सीरियस नहीं लोगे। तो एक वो क्वेश्चन आना ही आना है, वेटेज कम ज्यादा हो सकता है, तो एटलीस्ट वो तो ऐसा होना चाहिए था कि तो करना ही है।
उस चैप्टर को पढ़ना है, मतलब वो सवाल करना है। आपको कोई चीजें बताई जाती है ना, ओवर द पास्ट ईयर्स एक्सपीरियंस बताई जाती है। 10-20 पेपर देखे मैंने बोर्ड के उठा के, बच्चों को बिठा के सॉल्व करवाए, तो आपको बताया जाता है तो उसको थोड़ा सीरियस लिया करो। सब पे तो फोकस नहीं करते कि ये भी जरूरी है, लेकिन कुछ एक चीजों पे फोकस किया जाता है। अभी जैसे मैंने बोला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो कान खड़े हो जाने चाहिए यार, सर ने बोला है कुछ तो बात है, मार्क करो उसको। कैसे मार्क करोगे आप? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क, जो भी आप मार्क करते हो भाई। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में दे देता हूं एग्जाम में, वो आप क्रैक ना कर पा रहे हो, उस पर ट्राई नहीं कर पा रहे हो, वो चलता है, चलो ठीक है मैंने एक्स्ट्रा दिया। लेकिन जो बुक के सवाल हैं, जिनको 3 बार नहीं 4 बार करवा दिया, बोल दिया इंपॉर्टेंट है, आएगा मतलब आएगा, अब बोर्ड में आएगा तो मैं भी दूंगा ही दूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, वो तो करो एटलीस्ट। और केवल आदित्य ने नहीं, कुछ और बच्चों ने भी उसमें लापरवाही करी। कईयों ने स्टार्ट ढंग से किया, बीच में फंस गए। बहुत 1 या 2 बच्चे थे जिन्होंने शुरू से लेकर एंड तक बिल्कुल सही किया। कोई को प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन गलत बता रहा है, को प्राइम नंबर की डेफिनेशन कोई क्या बता रहा है। चलिए एनीवेज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। द 17th टर्म ऑफ द एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। क्या मतलब समझे इसका? किसी एपी की 17वीं टर्म उसी एपी की 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है, एक्सीड करती है, मतलब ज्यादा होना। ठीक है, किसी एपी की 17वीं टर्म उसी एपी की 10वीं टर्म से कितनी ज्यादा है? 7 ज्यादा है। तो आपको क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। अब देखो, इसने एक ही चीज पूछी है, इसमें कॉमन डिफरेंस। पता है क्यों? क्योंकि एक ही इक्वेशन बन पा रही है। देखो यहां से स्क्रीन पे देखो, यहां से लेके यहां तक मैं जब इक्वेशन बनाऊंगा तो एक ही इक्वेशन बनेगी। अब जब एक ही इक्वेशन बनेगी तो ए और डी दोनों सॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशंस चाहिए। अब पिछले इक्वेशंस में 2 वेरिएबल थे ए और डी, तो दो दो इक्वेशंस बन रही थी, दो दो इन्फॉर्मेशन वो दे रहा था। लेकिन इस बार इसने इन्फॉर्मेशन एक ही दी है ना, तो दोनों चीज निकालना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसने पूछा ही एक ही चीज है। आप इस एपी की फर्स्ट टर्म निकाल ही नहीं सकते, उसके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए। हाँ, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते, निकालें कैसे निकालेंगे? ओके, चलो तो देखो, here for an AP, पहले तो ये लाइन एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो। here for an AP it is given that ये लाइन कॉपी पेस्ट कर दो। 17th टर्म, ये हटा देना, ओपन एपी ऊपर लिख दिया नहीं। the 17th term exceeds the 10th term by 7। the 17th term exceeds the 10th term by 7। लिख लिया? ओके, अब वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं और इक्वेशन फ्रेम करते हैं। देखो सबका ध्यान स्क्रीन पे। सबसे पहले क्या पढ़ा आपने? 17th टर्म। क्या लिखते हैं 17th टर्म को? A17 लिखते हैं एपी की दुनिया में। आपको बताया था जब जब एक्सीड आ जाए तो उसकी जगह इक्वल टू का साइन आता है और बाई की जगह प्लस का साइन आता है। ये हमने लीनियर इक्वेशन के रूल्स पढ़े, लीनियर इक्वेशन या इक्वेशन फ्रेम करने के रूल्स पढ़े कि एक्सीड और बाई का कॉम्बिनेशन जब भी आ जाए, जहां भी आ जाए, तो एक्सीड की सीट में बराबर और बाई की सीट में प्लस लगा दो, सोचो ही मत। लगा दिया? आगे बढ़ो। द टेंथ टर्म, द टेंथ टर्म, द टेंथ टर्म को मैं 8 10 लिख दूंगा और 7 को तो 7 ही लिखेंगे, बन गई इक्वेशन। इसको खोल दो। A17 को खोल के क्या लिख सकता हूं मैं जनरल टर्म फॉर्मूला के हिसाब से? A+16D। A10 को क्या लिख सकता हूं मैं? A+90। और आगे क्या लिखा हुआ है? +7। अब यहां से आप
देखो ये भी ए है, ये भी ए है, तो ए कट जाएगा वैसे तो, चाहो तो उसको ए को उधर ले आओ, ए माइनस ए, 0 ए हो गया, प्लस 16d और 9d को उधर बुलाओ, -9d, और उधर क्या बचा 7। कैसे इसको घुमा फिरा के कुछ भी लिख लो, A10 बराबर 7 को उधर घटा दो, A17 -7, ऐसे भी लिख सकता है कोई कि A17 -A10 बराबर 7, कैसे भी लिख लो, चीजों को उधर उधर करने में कौन सी बड़ी बात, कैसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ जी, सो A माइनस ए हो गया कैंसिल आउट, देखो A माइनस ए कैंसिल आउट हो गया ना, बोलो इधर देखो स्क्रीन पे, ये A की वैल्यू अगर 10 होती तो 10 - 10 कैंसिल आउट हो जाता, ये A की वैल्यू अगर 100 होती तो 100 - 100 कैंसिल आउट हो जाता है ना, A की वैल्यू जो भी होती सब कट जाती, यानी कि A की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी कि A की वैल्यू इस इंफॉर्मेशन से निकाली ही नहीं जा सकती, केवल D ही निकाला जा सकता है। तो A तो खत्म हो गया, 16d - 9d gives me 7d equal to 7, this gives me D equal to 7 on 7, that means 1, ठीक है ना, hence the common difference D is 1। Required common difference, that is बोलो समझ आया। आया समझ। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में फिफ्थ टर्म 0 थी, हमने इसको वेरीफाई नहीं किया, जो छोटी मोटी हो, जैसे पांचवी, तो 5 टर्म्स तो हम बना ही सकते हैं किसी भी एपी की, तो उसको वेरीफाई भी कर लिया करो। पिछला क्वेश्चन कौन सा किया था हमने, क्वेश्चन नंबर ये वाला, तो इसमें ए और डी क्या निकला था एक बार बताना, इस वाले क्वेश्चन में ए और डी क्या निकला था, 9 वाला, इससे पहले वाला, फाइव, तो ए 8 है तो पहली टर्म 8 है, फिर -2 करना है, तो दूसरी टर्म -2 करो 6, और तो तीसरी टर्म -2 करो 4, चौथी टर्म और -2 करो 2, और पांचवी टर्म -2 करते क्या मिल जाएगी, उसने कहा था 0 कौन सी टर्म है, हमारा आंसर आ रहा था फिफ्थ टर्म है, मैच कर रहे हैं। जब आसपास का डेटा हो ना तो वेरीफाई कर लिया करो, बहुत दूर का है तो चलो छोड़ भी दिया। हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा किया हमने, 10th, 11th क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। विच टर्म, अब देखो जब भी सवाल विच टर्म से आ जाए दैट मींस कहीं ना कहीं एन मिसिंग है ना, विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, क्या सवाल का मीनिंग है, क्या समझे आप इधर से? इस एपी की कौन सी ऐसी टर्म है जो इसी एपी की 54th टर्म से 132 ज्यादा है, यानी इस एपी की 54वीं टर्म में 132 ऐड कर दें तो जो आंसर आएगा वो आंसर इस एपी की कौन सी टर्म है, समझे। तो जो भी टर्म मिसिंग है उसको मान लो ए एन, और शुरू हो जाओ। पूछा तो एन है तो आपको गिवन ए एन करना पड़ेगा ना, तो आप ए एन से इक्वेट करोगे तो ही तो एन की वैल्यू आएगी। जब एन मिसिंग होता है तो जो गिवन चीज होती है उसको ए एन के इक्वेट करते हैं, जब ए एन मिसिंग होता है तो गिवन चीज को एन से इक्वेट करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं, उल्टा करते हैं ना। तो इसका आंसर जो भी आएगा, जैसे मान लो इसका आंसर 100 आ गया, तो इस 100 को ए एन से इक्वेट करेंगे तब जाके तो एन आएगा, ठीक है। विच टर्म में गिवन चीज को ए एन से इक्वेट करो ताकि एन आ जाए, समझे क्या। चलो, here the given AP is, सबसे पहला काम तो ए और डी निकालना होता है, जैसा कि मैंने कहा, here the given AP is ए, अगर विच टर्म पूछे तो एन मिसिंग है, तो एन मिसिंग है तो जो भी गिवन होगा वो ए एन होगा, तो जो गिवन होगा उसको एन से इक्वेट करो, ठीक है। here the given AP is, ये लिख दिया हमने एपी, जैसे ही एपी दिखाई दी
पहला काम ए और डी निकालना होता है। सो ए इक्वल टू A1 हो जाएगा और डी इक्वल टू A2 माइनस A1 हो जाएगा। तो A1 तो 3 है और A2 माइनस A1 कर दो जरा, 15 माइनस 3 गिव्स मी 12। डन। अब ये हो गया ए और डी। अब गिवन टर्म को an मान लें अपन। नाउ let the required term be an, let the required term be an। now it is given that, अब क्या गिवन है आपको, वो कॉपी पेस्ट मारो। आपको ये गिवन है कि जो रिक्वायर्ड टर्म है, द रिक्वायर्ड टर्म इज, या विल बी, या इस भी लिख सकते हैं, इज 132 मोर देन, इज 132 मोर देन द 54th टर्म। यही तो गिवन है सवाल में। इस स्टेटमेंट से हम फ्रेम करने वाले हैं इक्वेशन। देखो स्क्रीन पे देखो सब लोग, रिक्वायर्ड टर्म को लिख दिया an, इसकी जगह इक्वल टू का साइन, मोर देन की जगह प्लस का साइन, और मोर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, जब भी th है देन आ जाता है तो हम एक्सचेंज कर देते हैं इसको इधर और इसको इधर। तो 54th टर्म को पहले यहां लिख दो A54 और 132 को वहां लिख दो 132। इसको एक्सपेंड कर दो और n, फर्क नहीं पड़ता लेकिन रूल तो यही है। तो फॉलो प्रॉपर रूल्स। ओके, ऐड करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट घटाने में फर्क पड़ जाएगा ना। अब या तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप ऐड करने के दो रूल्स याद रखो और लेस करने का एक ऑप्शन याद रखो। इससे अच्छा एक कॉमन रूल याद रखो कि मोर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन। अब ये लेस देन होता तो फर्क पड़ जाता, उल्टा नहीं करते। इसलिए रूल एक याद रखो, देन के केस में उल्टा करना है, मोर देन में भी करना है और लेस देन में भी करना है। चलो अब इसको एक्सपैंड कर देते हैं। सो ए एन को एक्सपेंड करना हर कोई जानता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और A54 को एक्सपेंड करें तो a प्लस 53 टाइम्स डी प्लस 132। अब देखो यहाँ पे a से a तो वैसे कैंसिल आउट हो चुका है, देखो जरा, चाहो तो a की वैल्यू डाल के 3 से 3 कैंसिल आउट करो, और चाहो तो a को पहले ही कैंसिल आउट कर दो, आपकी मर्जी है। समझे भाई, ए से ए कैंसिल आउट कर दो या डी से डी कैंसिल आउट कर दो, जैसा आपको सही लगे। तो मैं ए से ए उड़ा देता हूं, तो ए माइनस ए प्लस आगे क्या है n-1 टाइम्स डी इक्वल टू, उधर क्या बचा 53 डी, सॉरी यहाँ पे ए तो उधर आ गया ना, 53 डी प्लस 132। यहां तो कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में a माइनस ए 0 हो गया, ऊपर आ जाओ। अब तो जैसे ये 0 हो गया तो मेरे पास बचता है n माइनस, अब आप जो वैल्यूज दी मैंने वो पुटअप करना स्टार्ट करो। n-1, n तो मिसिंग है, d की वैल्यू गिवन है बेटा कितना 12, और उधर क्या है 53d प्लस का 132। अब आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू एन, 12n माइनस 12 या 12 इक्वल टू 53। अच्छा डी की वैल्यू फिर नहीं पुट करी, देखो मैंने डी की वैल्यू तो पुटअप करो, डी की वैल्यू नहीं पुटअप करिए क्या, 53 इंटू 12 प्लस 132। अब देखो इधर देखो स्क्रीन पे देखो सारे बच्चे, एक कैलकुलेशन स्मार्ट हम यूज कर सकते हैं। हम चाहें करें तो 12 को मल्टीप्लाई करके 12 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और वहां से n की वैल्यू निकालते हैं। बट आप ध्यान से देखो यहाँ पे ये 12 कॉमन है दोनों में, तो क्यों ना मैं इन दोनों में से 12 कॉमन ले लूंगा, 12 से 12 ही काट दूं तो कैलकुलेशन फ्री हो गई ना। तो ये स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी। आप मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करोगे, या नहीं यूं जाके यूं जाओगे, जबकि आपको यूं जाना है तो सीधे यूं चले जाओ। समझ गए? सो व्हाट वी विल डू, इसको छेड़ो मत, n-1 इंटू डी ही रहने दो इसको, और वहां से 132 था ये ना, वहां से 12 को कॉमन लो, 12 को कॉमन लो जरा, 53 बचा यहां से, प्लस 132 में से एक जना 12 को कॉमन लो, क्या बचता है 12 1 या 12, 12 1 या 12, 11 बचता है। इसको सॉल्व करके लिख सकता हूं 12 इंटू 53 प्लस 11 क्या होता है
64। अब आप 12 से 12 हटाओ, देखो कितना शॉर्ट हो गया, एन की वैल्यू हो गई 64 + 1 यानी कि 65। समझे क्या? समझ गए? 12 को मतलब उधर ले जाओ, n-1 की वैल्यू हो जाती है 12, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर हो जाता है डिवाइड। 12 × 64/12, 12 से 12 कट के ही आया 64, और फाइनली n की वैल्यू आ गई यहाँ पे -1, उधर जाके 64 + 1। ठीक है? और अगर आप मल्टीप्लाई करके करोगे तो भी चेक कर लेना, n की वैल्यू 65 ही आएगी, बस आपकी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। बोलो कोई डाउट हो तो। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख दो क्वेश्चन में से ही मिला के। हेंस क्या आया, आंसर क्या है बताओ? 65 आया ना? हेंस तो विच टर्म की जगह लिख देना 65th टर्म ऑफ द गिवन एपी, और फिर सवाल में से कॉपी पेस्ट मार देना, विल बी 132 मोर देन इट्स 50 क्लोज टू। 65th term of the given AP will be 132 more than its 54th term। क्लोजिंग स्टेटमेंट हमेशा क्वेश्चन से। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगेन इंपॉर्टेंट मार्क करो, 12th को कर दूं डिलीट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12th इज अगेन इंपॉर्टेंट वन। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। अब तक हम एक ही एपी में डील कर रहे थे, अब अपन एक साथ दो दो एपी में डील करेंगे। एक एपी अलग चल रही है, एक जुलूस अलग चल रहा है, दूसरा जुलूस उसके साथ में चल रहा है। ठीक है ना? इधर चल रहा है जय श्री राम, इधर चल रहा है जय श्री कृष्ण, दो जुलूस साथ में चल रहा है। होता है ना कई बार, रोड से एक बारात इधर से आ रही है, एक बारात इधर, दो एपीस चल रही है। ओके, टू एपीस हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दोनों एपी में सिमिलैरिटी क्या है कि जो इसका टी है वही इसका टी है, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। अब पहली एपी के 100th और दूसरी एपी के भी 100th, यानी दोनों एपी के 100th टर्म का जब डिफरेंस करते हैं तो 100 आता है। तो बताओ जरा, उनके 1000th टर्म का डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा? पहले इंप्रेशन में क्या आंसर आएगा बताओ? 1000। अगर 100th टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000th टर्म का डिफरेंस 1000। हटाओ, पहला ऑप्शन दिखेगा, ये आपको एमसीक्यू में आया ना, पहले को टिक मार्क करो, चलो आगे, गलत हो जाएगा। ये तो कोई भी करते हैं, 100th टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000th टर्म का डिफरेंस 1000, फिर 10,000th टर्म का डिफरेंस 10,000। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इधर देखो स्क्रीन, मेरी तरफ देखो सब सारे बच्चे। एक एपी है, या ऐसे मान लो एक एपी है एक एपी है पैरेलल, राइट? इधर देखो, इसका और इसका दोनों का कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है? स्पीड, मतलब बराबर स्पीड से चल रहे हैं दोनों आगे। जब दोनों बराबर स्पीड से चल रहे हैं, हर टर्न का गैप बराबर नहीं हुआ क्या, तो 1000 टर्न का डिफरेंस भी वही आना है जो 100 से है। नहीं समझे भाई? दो एपी है हमारे पास, कितनी एपी है? पहली एपी ऐसे, दूसरी एपी ऐसे नीचे। अच्छा कोई भी एपी बोलो, चलो एक काम करो, कोई भी एपी बोलो, तुम एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, बोलो मिहिका कोई भी एपी बोलो जो मन में आ रहा है। 68, 63 आगे, 65 आगे, आगे आप बोलो तन्मय दूसरी एपी। 12, 15, 18, 20। मुझे बताओ पहली टर्म का डिफरेंस क्या देख पा रहे हो आप? पहली टर्म का डिफरेंस देखो, पहली पहली टर्म का डिफरेंस। अब आपने ये एपी वैसे नहीं ली जैसे सवाल ने कहा था, उसने कहा था सेम कॉमन डिफरेंस लेना है, तो सेम कॉमन डिफरेंस तन्मय आपकी एपी चेंज करो, उसने दो दो का गैप लिया तो आपको भी दो दो का गैप लेना है, सेम कॉमन डिफरेंस की दो एपी लेनी है, तो 14, 16, 18। अब आप पहली टर्म का गैप देखो, बोलो दूसरी टर्म का गैप देखो।
तीसरी टर्म का गैप देखो और चौथी टर्म का गैप देखो। अरे भाई जब दोनों बराबर स्पीड से बढ़ रही हैं तो किसी भी टर्म पे गैप बदल सकता है क्या? मान लो दो खिलाड़ी रेस लगा रहे हैं, अब दोनों की स्पीड बराबर है, दोनों बराबर। अगर इसने आगे से स्टार्ट किया, इसने पीछे से स्टार्ट किया और दोनों की स्पीड बराबर है, इनका जो ये गैप है, ये गैप हर पोजीशन में बराबर ही रहेगा। तो इसने 12 से स्टार्ट किया, इसने 63 से स्टार्ट किया, तो गैप कितना है? 51 का। पर स्पीड बराबर है तो हर बार गैप 51 से ही फॉलो होगा, स्पीड बराबर है। हाँ, इसकी स्पीड तेज हो जाए तो ये उसको पकड़ सकती है, इसकी स्पीड तेज हो जाए तो ये और आगे निकल सकती है, लेकिन अब स्पीड ही बराबर है तो जो शुरुआती गैप है वो क्या कंटिन्यूअसली फॉलो होगा नहीं होगा? तो 100th टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000th टर्म का डिफरेंस भी 1000 ही, ओ सॉरी 100 ही रहेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल प्रेजेंटेशन कैसे करें ये हम कल सीखेंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन अभी जो मैंने समझाया कि एमसीक्यू पैटर्न था कि 100th टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म का डिफरेंस, कोई भी बच्चा जैसे तन्मय ने ना 1000 टिक मार्क करो और पहला ऑप्शन दिखेगा आपको 1000, पहला ऑप्शन दिखेगा, जल्दी से गलती करो और चलो आगे, लेकिन वो भी 100 ही रहेगा। तो एमसीक्यू पैटर्न में तो समझ गए कि गैप बराबर रहेगा, लेकिन अब सब्जेक्टिव पैटर्न में इसको साबित कैसे करें ये हम कल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।